हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू में। तो आज हम लोग कवर करेंगे 11 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मरने वाले 10 हाथियों की 20 विज्ञापन रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजरा में किस एसिड की मौजूदगी के कारण मृत्यु हो गई? तो इसका ऑप्शन ए है साइक्लोपेजेनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी है नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ए साइक्लोपियोजेनिक एसिड। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है, वहाँ 10 हाथियों की मृत्यु हाल ही फिलहाल में हो गई है, जिसमें 20 रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बड़ी मात्रा में कोदो बाजरा की पौधे खाए थे जो फंगस से संक्रमित थे। सभी एकत्रित नमूना साइक्लोपियोजेनिक एसिड की मौजूदगी थी। रिपोर्ट के अनुसार सीपीए साइक्लोपेजेनिक एसिड कोदो बाजरा में बीजों से जुड़े प्रमुख माइटोटॉक्सिन में से एक है जो कोदो विषाक्तता के कारण बनता है, जो पहली बार 80 के दशक के माध्यम में पहचान किया गया है। तो ये पहली बार इस तरह का घटना हुआ है, कोदो बाजरा के खाने से 10 हाथियों की मृत्यु हो। तो चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन डी है केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय। तो आंसर है केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और मंत्री द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया। गौरतलब यह है कि इस परियोजना को 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता के तहत G20 देशों द्वारा बनाए गए महामारी कोष द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह योजना 3 कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे एडीबी, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की मदद से काम करेगी। इसके अगस्त 2026 तक पूरा लक्ष्य रखा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर ABS का विषय क्या रखा गया? ऑप्शन ए है बुद्ध के सिद्धांत और वैश्विक शांति, ऑप्शन बी है पारंपरिक बुद्धिमत्ता और आधुनिक चुनौतियां, ऑप्शन सी है एशिया में बौद्ध संस्कृति का पुनरुत्थान, ऑप्शन डी है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। तो इसका सही उत्तर होगा एशिया में बनाने में बुद्ध धर्म की, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये इसका सही जवाब होगा। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से 5 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में किया गया। शिखर सम्मेलन का जो विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की। तो अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 125वीं जयंती के लिए 1 वर्ष के समारोह घोषणा की है? तो ये किनके उपलक्ष्य में ये समारोह घोषणा की गई है, तो किस राज्य द्वारा? तो ऑप्शन ये है पश्चिम बंगाल सरकार, ऑप्शन बी है झारखंड सरकार, ऑप्शन सी है उड़ीसा सरकार, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश सरकार। तो इसका सही जवाब होगा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उड़िया आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती के लिए 1 वर्ष के समारोह की घोषणा की है। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, विपुल लेखक और आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक थे, जिनका जन्म 21 नवंबर 1899 को भद्र जिले, तत्कालीन जिला जो है बालासोर जिला अगरपाड़ा में हुआ था। वे 1946 से 1950 तथा 1956 से 61 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। 1923 में उनके द्वारा स्थापित समाचार पत्र जो था प्रजातंत्र आज भी प्रकाशित। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में किस
जयंती के उपलक्ष्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती जो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। वे 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे और फिर 12 फरवरी 1958 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। मौलाना आजाद को में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर PM10 में कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 35%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो इसका सही जवाब होगा सी 40%। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP ने 2025-26 में पार्टिकुलेट मैटर को 40% की कटौती करने का राष्ट्रीय लक्ष्य ये रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों के शिक्षा ग्रहण की आसान सुविधा प्रदान करना, बेरोजगार युवाओं को रोजगार ऋण देना, महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन देना, छात्रों के वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसका सही जवाब होगा डी, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह 2024 में शुरू किया गया है। PM विद्या लक्ष्मी योजना एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लिए 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़ की परिव्यय किया गया है और इस योजना के तहत दी जाने वाले ऋण ब्याज सब्सिडी से लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ उम्मीद है। देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रोमिला थापर, ऑप्शन बी है इरफान हबीब, ऑप्शन सी है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र। तो इसका सही जवाब होगा रोमिला थापर। तो इतिहासकार रोमिला थापर को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। PG पुरस्कार जो है मार्क्सवादी दार्शनिक और लेखक P गोविंद पिल्लई को श्रद्धांजलि है जिनका 2012 में निधन हो गया। यह पुरस्कार PG संस्कृति केंद्रीय द्वारा प्रदान किया गया जिसकी स्थापना जो है 2019 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मधुमेह दिवस पर लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 10%, 15%, 25% और 30%। तो इसका सही जवाब है सी 25%। जो मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। लैंसेट द्वारा ये जारी किया गया रिपोर्ट है। दुनिया भर में मधुमेह से पीड़ित वयस्कों में से 1/4 भारत में है। 1/4 के अनुसार विश्व भर में कुल मधुमेह पीड़ितों की संख्या 828 मिलियन है जिसमें से भारत में अकेले 212 मिलियन मधुमेह रोगी भारत में है। आज अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अत्यधिक चर्चा में रहे जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट का प्रमुख विशेषता क्या है? यह विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। वनस्पति स्वास्थ्य और वन क्षेत्र की घनत्व की निगरानी, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और संसाधन खोजना, पृथ्वी के महासागरों और जल स्रोतों का मानचित्रण। तो इसका सही जवाब होगा ए, विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। जापान अंतरिक्ष यान लिग्नोसैट विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह 2024 के अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।
इसे टोक्यो यूनिवर्सिटी और होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने विकसित किया है। लिग्नोसेट का प्रत्येक तरफ की लंबाई जो है 4 इंच है, यानी 10 सेंटीमीटर है, तथा इसका जो वजन है 900 ग्राम है। उपग्रह के पैनल एक प्रकार के जो उपग्रह का पैनल है मैग्नोलिया पेड़ से बनाया गया है। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मैट्स का शुभारंभ किया गया? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मैट्स योजना की शुरुआत की गई। ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग के अनुसार एमटीएस भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकों और शुरुआती कैरियर वाले पेशेवरों को 2 वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देता है। गौरतलब है कि मैट्स की स्थापना जो ये 2023 में प्रवासन और गतिशीलता व्यवस्था MMPA के तहत की गई। MMPA एक द्विपक्षीय ढांचा है जो अवैध और अनियमित प्रवास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हुए दोनों देश के बीच प्रवास और गतिशीलता का समर्थन और संवर्धन करता है। तो इस तरह हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स MCQ में 11 महत्वपूर्ण MCQ को देखें जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।